माय नेम इज साक्षी आर्या और आज हम पढ़ने वाले हैं द लिमिटेशन एक्ट 1963 का एक्ट, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जुडिशियरी एग्जाम या लीगल सर्विसेज एग्जाम में आते हैं। इसलिए हम इस एक्ट को डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न कोर्ट की प्रोसीडिंग पर भी डिपेंड करते हैं। चाहे कोर्ट की प्रोसीडिंग है जिसमें कोई सिविल शूट है या फिर अपील एंड एप्लीकेशन है, उनमें जो टाइम लिमिट्स दिया गया है तो उनके अंतर्गत भी इससे प्रोविज़न कोर्ट डिस्कस करता है। ठीक है, कोर्ट इससे डील करता है। तो इसमें कुछ क्रिमिनल के प्रोविज़न है, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के प्रोविज़न है जो कि 467 से और 472 तक है। तो वो प्रोविज़न भी हम लिमिटेशन के अंतर्गत ही डील करते हैं, जो कि अब BNSS में भी इंक्लूड है। तो हम इसमें फर्स्ट जो प्रोविज़न पढ़ते हैं वो है इसका इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये पढ़ेंगे कि ये एक प्रोसीजर लॉ है जो कि लीगल एक्शन को इनिशिएट करती है। इसमें क्या है, जस्टिस को डिले नहीं किया जाता है और पार्टी क्या है रिजनेबल टाइम में कोर्ट के समक्ष आ सकती हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव में हम इसके जो क्लेम है या फिर टाइमली जस्टिस है प्रिवेंट करता है क्लेम को या फिर इंश्योर करता है टाइमली जस्टिस को, लीगल सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है और डिस्प्यूट में स्टेबिलिटी लाता है। सूट अपील एंड एप्लीकेशन में जो टाइम लिमिट्स है उनको फिक्स करता है और जस्टिस को बैलेंस करता है, डिलीगेंस करता है लिटिगेंट्स के बीच में। इसमें की प्रोविज़न में बताया गया है तो इसमें टोटल सेक्शन 32 है, टोटल शेड्यूल फर्स्ट है जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 3 जिसमें लिमिटेशन की बार है, 4 से 24 में कंप्यूटेशन एक्सक्लूजन है और एक्सटेंशन है, 5 में कॉन्डोनेशन है। तो इसमें और भी प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है तो हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें स्कोप और एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है, ये सिविल शूट पर, अपील एंड एप्लीकेशन पर अप्लाई होता है, सिविल कोर्ट में जो फिल किए जाते हैं। फिर ये सेकंड पॉइंट में ये रिवेन्यू कोर्ट या ट्रिब्यूनल के बाहर भी अप्लाई होता है। अब हम लिमिटेशन एक्ट के इंडेक्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें पार्ट फर्स्ट है जिसमें प्रिलिमिनरी में सेक्शन 2 इंक्लूड हैं, जिसमें सेक्शन फर्स्ट है जिसमें शोर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट है, 2 में डेफिनेशन है। पार्ट सेकंड में लिमिटेशन ऑफ शूट है जिसमें कि अपील और एप्लीकेशन भी इंक्लूड है, जिसमें कि सेक्शन 3 में लिमिटेशन की बार है, 4 में एक्सपायर पीरियड है और 5th में एक्सटेंशन पीरियड है, 6 में लीगल डिसेबिलिटी क्या होंगी, 7 में डिसेबिलिटी अगर एक से अधिक पर्सन को होंगी, 8 में एक्सेप्शन होगा, 9 में कंटिन्यूइंग रनिंग ऑफ टाइम है, 10 में क्या है कि अगर कोई शूट ट्रस्टी के अगेंस्ट में या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में लाया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। 11 में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है किसी टेरिटरी पर जो इस एक्ट पर एक्सटेंड ना होती हो, मतलब ये एक्ट उस टेरिटरी पर एक्सटेंड ना होती हो, तो उस केस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है तो ये 11 के अनुसार हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में क्या है, कंप्यूटेशन पीरियड है लिमिटेशन का। 12 में हम पढ़ेंगे कि जो लीगल प्रोसीडिंग का एक्सक्लूजन कैसे होगा। 13 में एज ए प्रॉपर एंड लीव लेकर के हम अगर कोई प्रोसीडिंग्स कोर्ट में डिस्कस करते हैं तो उसका एक्सक्लूजन कैसे होगा। या 14 में अगर कोई बोनाफाइडली कोर्ट की विदाउट जुरिडिक्शन से हम अगर प्रोसीडिंग्स लगाते हैं तो उसका एक्सक्लूजन कैसे होगा। 15 अदर केसेस में। 16 में हम डेथ के बारे में या डेथ के बाद में अगर कोई राइट एक्वायर होता है। 17 में हम फ्रॉड एंड मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। 18 में इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड राइटिंग के बारे में बात करेंगे। 19 में इफेक्ट ऑफ पेमेंट की, पेमेंट का क्या इफेक्ट होगा ऑन अकाउंट्स ऑफ डेब्ट एंड इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। 20 में इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट की एंड पेमेंट अगर अनदर पर्सन के द्वारा हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। 21 में इफेक्ट क्या होगा सब्स्टिट्यूटिंग का या एडिंग का न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पर। 22 में अगर कोई कंटिन्यूइंग ब्रीच एंड टोवर्ड्स कर रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। 23 में अगर कोई शूट है कंपनसेशन के लिए जो कि एक्सक्यूनेबल नहीं है स्पेशल डैमेज की बजाय। 24 में हम कंप्यूटेशन का टाइम मेंशन करेंगे इंस्ट्रूमेंट के बेस पर। पार्ट 4 में हम आते हैं तो वहाँ पर एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन की बात की गई है, जिसमें 25 में हम एक्विजिशन ऑफ इजीमेंट बाय प्रेस्क्रिप्शन की बात कहेंगे। 26 में हम एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ प्रोविजनर ऑफ सर्विनेंट टीनेंट के बारे में पढ़ेंगे। 27 में हम एक्सक्नीजमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। पार्ट 5 में हम मिसलेनियस एंड सेक्शन जो सेक्शन इंक्लूड हैं जिसमें 28 रिपील्ड है, 29 सेविंग है। 30 में अगर कोई प्रोविज़न है जिसमें प्रेस्क्राइब पीरियड अगर शॉर्टर है जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1900 से लेसर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
1 में अगर कोई प्रोविज़न है जो बार्ड है या पेंडिंग शूट है उसके बारे में, 32 में रिपील्ड के बारे में जो रिपील प्रोविज़न है जो पहले वाला एक्ट है वो दिया गया है। ठीक है, अब लिमिटेशन एक्ट का बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस एक्ट की जो हमें है एक्ट नंबर याद होना चाहिए वो है 36। ठीक है, कौन सी ईयर का एक्ट होगा? 1963 का। इसकी एनेक्टमेंट डेट हम देखेंगे तो 5 अक्टूबर 1963 होगी और इसकी एनफोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1964। तो ये डेट हमें याद होनी चाहिए। इसका पर्पज़ क्यों पढ़ा? क्योंकि इस एक्ट को बनाने का हमारा क्या पर्पज़ था, तो वो हम क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है लॉ को, लिमिटेशन ऑफ शूट, मतलब कोई शूट को जो लिमिटेड पीरियड दी गई है उसके दौरान अगर कोई लॉ का कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है, तो उस पर्पज़ के लिए हमें लिमिटेशन एक्ट को बनाया गया है। और ये पार्लियामेंट के द्वारा जो 14th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के माध्यम से बनाया गया था, जिसमें पार्ट इंक्लूड हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में प्रिलिमिनरी इंक्लूड है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में बताया गया है कि शो टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो इस एक्ट को हम क्या कहेंगे? लिमिटेशन एक्ट कहेंगे। ये होल ऑफ इंडिया पर एक्सटेंड होगा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से ही जारी होगा उस स्टेट में या सॉरी उस सेंट्रल में। ठीक है, तो सेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के बारे में, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन एप्लीकेंट्स की है, जिसमें कोई भी एक पेटिशनर इंक्लूड होगा। 2 में बताया है, इसके सेकंड प्रोविज़न में बताया है कि एप्लीकेंट्स डिराइव करेगा अपने राइट्स को या फिर उसकी स्टेट रिप्रेजेंट होगी एप्लीकेंट के द्वारा, जो एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, या उसका रिप्रेजेंटेटिव है। बी क्लोज में, बी की डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे तो उसमें एक पिटिशन इंक्लूड है, जिसमें एप्लीकेशन अगर होती है तो वो पिटिशन होती है। सी में हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हुंडी और चेक है। डी में पढ़ेंगे हम बॉन्ड के बारे में, जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट है जो ओब्लिगाइज करता है टू पे मनी टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति को इस कंडीशन के बेस पर कि वो ऑब्लिगेशन अगर वॉइड हो जाएगी, वो ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगी अगर स्पेसिफाई एक्ट परफॉर्म्ड होता है तो, या फिर नहीं होता है तो इस कंडीशन पर अगर वो ऑब्लिगेशन करता है कि वो किसी दूसरे पर्सन को मनी पे करेगा, तो इसको हम बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, ई प्रोविज़न में बताया है हमें डिफेंडेंट की डेफिनेशन के बारे में, जिसमें डिफेंडेंट कौन पर्सन होगा जो अपने राइट्स को डिराइव करेगा और या फिर अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा एज ए एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें उसके रिप्रेजेंटेटिव भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, एफ में हम ईजीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अगर कोई राइट अराइज होता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होगा, नॉट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन इज एंटाइल्ड, जिसको वो पर्सन एंटाइल्ड करता है या रिमूव करता है अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, जो सोइल बिलोंगिंग टू अनदर, जो किसी अन्य व्यक्ति से वो जो क्या है प्रॉपर्टी, वो भूमि जो कि ग्रोइंग अटैच एंड सब्सिटिंग ऑफ द लैंड ऑफ अनदर, उस प्रॉपर्टी पर अगर अपना कोई प्रॉफिट लेता है जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उसको हम ईजीमेंट का राइट कहेंगे। ठीक है, जी में हम आते हैं तो जी में पढ़ते हैं कि फॉरेन कंट्री के बारे में, ऐसी कोई कंट्री जो कि इंडिया के अदर देन है या इंडिया के बाहर है। ठीक है, एच में पढ़ते हैं हम गुड फेथ के बारे में, जिसमें कोई भी गुड फेथ जो कि ड्यू केयर एंड अटेंशन से की गई हो उसको हम गुड फेथ मानेंगे। ठीक है, आई में हम पढ़ते हैं प्लेंटिफ के बारे में। प्लेंटिफ को किसमें, प्लेंटिफ में कौन कौन से पर्सन इंक्लूड हैं जो अपना राइट्स डिराइव करता है या उसकी स्टेट रिप्रेजेंट होती है प्लेंटिफ के द्वारा, जिसमें एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर भी इंक्लूड हैं। ठीक है, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव। आगे हम आते हैं डेफिनेशन जे में, जिसमें लिमिटेशन पीरियड की बात की गई है। अगर कोई शूट, अपील एंड एप्लीकेशन जो शेड्यूल के द्वारा, जो कि प्रेस्क्राइब पीरियड है, जो लिमिटेशन कंप्यूट करती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न, मतलब इस एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से कोई शूट एंड एप्लीकेशन है वो शेड्यूल के द्वारा बताई गई है, तो हम उसको प्रेस्क्राइब पीरियड कहेंगे। के में हम आते हैं तो हम पढ़ते हैं प्रोमाइजरी नोट के बारे में, जिसमें ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि मेकर इंगेज होगा, पे करेगा स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अनदर एट ए टाइम व्हेन देयर इन लिमिटेड एंड ऑन ए डिमांड एट ए साइट, मतलब उस लिमिटेड पीरियड के लिए जिसमें वो स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी देने के लिए क्या करता है, इंगेज होता है खुद को, तो उसको हम प्रोमाइजरी नोट कहेंगे। एल में हम पढ़ते हैं शूट के बारे में, जिसमें कि अपील और एप्लीकेशन इंक्लूड नहीं होंगी, इसमें बताया है डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, एम में हम पढ़ते हैं टोर्ट के बारे में। टोर्ट की डेफिनेशन बताई गई है कि टोर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो कि एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है,
एन में हम पढ़ते हैं ट्रस्टी के बारे में, जिसमें बताया है बेनामीदार या मोर्गेजी जिसके पोजीशन में कोई मोर्गेजी प्रॉपर्टी होती है जो कि wrongfully पोजीशन रखता है उस एंटाइल्ड का, ठीक है, उसको हम ट्रस्टी कहेंगे। ठीक है, आगे हम आते हैं सेकंड पार्ट में जिसमें लिमिटेशन ऑफ शूट अपील एंड एप्लीकेशन की बात की गई है, जो सेक्शन 3 से शुरू होता है। सेक्शन 3 में हम पढ़ते हैं बार ऑफ लिमिटेशन, जिसमें जो प्रोविज़न दिए गए हैं 4 से लेकर के 24 तक, इनको ऐड करते हुए कोई भी शूट अपील एंड एप्लीकेशन, इसमें बताया शूट एंड अपील एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद में डिसमिस हो जाएगी। इन प्रोविज़न में सब में डिसमिस हो जाएगी, लेकिन उनमें कोई डिफेंस का पार्ट भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या बताई है, सेकंड जो सबसेक्शन है उसमें बात कही है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। लेकिन अगर कोई शूट है जो कि ऑर्डिनरी केस में अगर कोई वो प्लेंट प्रेजेंट की गई है प्रॉपर ऑफिस में, और अगर कोई एप्लीकेशन पॉपर के रूप में अगर वो कोई शूट लाता है या फिर कंपनी का क्लेमेंट होता है जो कंपनी को वाउंड अप करता है, तो उस केस में वो शूट डिसमिस नहीं होगी। इसमें आगे प्रोविज़न बताए गए हैं इनके प्रोविज़न बी में कि अगर कोई क्लेम है सेट ऑफ के द्वारा या इसमें सेट ऑफ के द्वारा या काउंटर क्लेम के द्वारा, तो वो एक सेपरेट शूट मानी जाएगी। किन केसेस में, अगर सेट ऑफ है तो उस डेट पर जब कि उस सेट ऑफ को किया गया था प्लीड, तो उस डेट पर वो सेपरेट शूट मानी जाएगी। या फिर अगर काउंटर क्लेम के केस में है तो काउंटर क्लेम उस डेट पर जब काउंटर क्लेम कोर्ट में की गई थी, तो उस डेट पर सेपरेट शूट मान जाएगी। इसके क्लॉज सी में बात की गई है, लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन की गई है बाई नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट, तो एप्लीकेशन अगर प्रेजेंट की गई है तो वो एप्लीकेशन डिसमिस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, प्रॉपर ऑफिस दैट कोर्ट। आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 4 में, जिसमें एक्सपायर ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। अगर कोर्ट क्लोज्ड होता है तो उस पीरियड में हम एक्सपायर कैसे माने जाएंगे उस प्रेस्क्राइब पीरियड को। इसमें बताया गया है कि अगर कोई शूट अपील एंड एप्लीकेशन एक्सपायर ऑन सच डेट, उस डेट पर मतलब वो डे जो क्या है वो ख़त्म हो चुका है वो डे, और उस दिन पर वो क्या है कोर्ट क्लोज्ड है, तो वो शूट एंड एप्लीकेशन जब कोर्ट रीओपन होता है तो हम वो दोबारा उस कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है कि ए कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज ऑन सच डे विथिंग द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अगर वो क्लोज माना जाता है इस सेक्शन के अंतर्गत इफ़ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द नॉर्मल वर्किंग डेज, मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर में भी अगर वो कोर्ट क्लोज्ड होता है तो वो उस डेट पर क्लोज ही माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 5 में हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। अगर कोई अपील और एप्लीकेशन है, ठीक है, अदर देन एप्लीकेशन और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मतलब सीपीसी के ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन की बजाय अगर कोई अपील एंड एप्लीकेशन है तो वो एडमिटेड होगी, वो अपील एंड एप्लीकेशन एडमिट होगी। ठीक है, और आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड जो अपीलेंट और एप्लीकेंट है वो सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट के कि वो ही हैज़ नॉट सफिशिएंट कोज फॉर नॉट प्रिफेरिंग एन अपील एंड मेकिंग एन एप्लीकेशन, उसके पास सफिशिएंट कोज थे कि वो उस टाइम पीरियड में कोई अपील और एप्लीकेशन को कर नहीं पाया है, तो कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो उस डेट को उस पीरियड को वो एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि द फैक्ट व्हेन द एप्लीकेंट एंड अपीलेंट अगर मिसलीड होता है, इसमें बताया है कि अगर वो मिसलीड होता है बाय द ऑर्डर एंड प्रैक्टिस, मतलब कोर्ट के ऑर्डर से या जजमेंट से, तो वो पीरियड कंप्यूट कैसे किया जाएगा, जो कि सफिशिएंट कोज दिखा के इस सेक्शन के हिसाब से। ठीक है, सेक्शन 6 में हम आते हैं जिसमें लीगल डिसेबिलिटी की बात की गई है। लीगल डिसेबिलिटी में हम पढ़ते हैं कि व्हेन ए पर्सन इज एंटाइल्ड टू इंस्टीट्यूट ए शूट एंड मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, अगर कोई डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए कोई शूट एंड एप्लीकेशन की गई है तो उसमें प्रेस्क्राइब पीरियड जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो कट कर दिया जाएगा। अगर वो पर्सन क्या है, माइनर है, इंसाने है या इडियट है, और वो शूट लाता है या एप्लीकेशन करता है उस पीरियड के दौरान, अगर उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन है ही इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेक एन एप्लीकेशन और शूट, मतलब उसकी मेंटल स्टेट ऐसी है कि वो कोई भी शूट नहीं ला सकता है, वो डिसेबल पर्सन है, तो उस केसेज में वो एप्लीकेशन या शूट नहीं लाएगा। लेकिन अगर उसकी डिसेबिलिटी टेम्परेरी बेस पर है कि वो एज ए इंसान पर्सन है और वो अपनी मेंटल स्टेट में क्या है कुछ टाइम पीरियड के लिए ही होता है, तो उस टाइम पीरियड
पीरियड को एक्सक्लूड करके वो पर्सन कैपेबल हो जाएगा शूट और एप्लीकेशन को लाने के लिए। ठीक है, इसमें यही बात की गई, कीज एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फॉर टाइम स्पेसिफाई देयर फॉर द थर्ड कॉलम ऑफ द शेड्यूल 5। ठीक है, आगे हम इसके सबसेक्शन 2 में पढ़ते हैं, व्हेन सच पर्सन एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रेस्क्राइब पीरियड। तो वो प्रेस्क्राइब पीरियड कब खत्म कर दिया जाएगा, अगर वो दो डिसेबिलिटी से, टू सच डिसेबिलिटी इफेक्टेड बिफोर हिज डिसेबिलिटी कीज एज इफेक्टेड बाई अनदर डिसेबिलिटी। अगर कोई पर्सन है जो कि दो डिसेबिलिटी से इफेक्टेड है, तो उसमें अगर उसकी एक डिसेबिलिटी अगर कीज हो जाती है, तो वो दूसरी डिसेबिलिटी कब इफेक्ट होगी, जब वो दोनों ही डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसमें क्या है, बोथ ऑफ डिसेबिलिटी कीज ही शैल मेक एन शूट एंड मेक एन एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसमें सबसेक्शन 3 में कि अगर डिसेबिलिटी कंटिन्यू रहती है, डिसेबिलिटी कंटिन्यू अप टू द डेथ ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति के डेथ तक, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो शूट एंड एप्लीकेशन ला सकता है उसकी डेथ के बाद से, जो कि टाइम स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, सबसेक्शन 4 में पढ़ते हैं कि अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी सफ़र होता है उस पर्सन की डेथ पर, वो व्यक्ति सफ़र होता है उस डिसेबिलिटी से, तो सबसेक्शन 1 एंड 2 वैसे ही अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सबसेक्शन 5 में हम पढ़ते हैं कि व्हेन ए पर्सन, अगर डिसेबिलिटी के अंतर्गत वो मर जाता है और डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसको पीरियड अलाउ किया जाएगा कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव शूट इंस्टीट्यूट कर सके या एप्लीकेशन कर सके। ठीक है, और सम पीरियड, उस पीरियड के दौरान जब उसकी डेथ हुई, या अदरवाइज जो कि अदरवाइज पीरियड कोर्ट अवेलेबल करवाए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, जिसमें कि माइनर में कोई चाइल्ड इंक्लूड किया गया है। इसमें अलग से डेफिनेशन बताई गई है एक्सप्लेनेशन में कि इस सेक्शन के अंतर्गत माइनर में एक चाइल्ड इंक्लूड होगा जो कि मदर की वोम्ब में है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 7, जिसमें डिसेबिलिटी वन ऑफ सेवरल पर्सन, व्हेन वन ऑफ सेवरल पर्सन अगर जॉइंटली एंटाइल्ड करते हैं इंस्टीट्यूट इशूट एंड मेक एन एप्लीकेशन फॉर डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसकी डिसेबिलिटी और डिस्चार्ज कब दिया जाएगा, जब उनमें से कोई एक पर्सन जिसके अगेंस्ट में डिसेबिलिटी वो सफ़र है, तो उनमें से एक पर्सन की टेम्परेरी डिसेबिलिटी है और ही इज़ वो कॉम्पिटेंट है कि वो अपनी कन्वीनेंस दे सके या कॉन्करेंस दे सके, जो कि अदर पर्सन के अगेंस्ट में भी लाइएबल होंगे। जैसे कि ग्रुप ऑफ पर्सन है और उनमें से एक पर्सन की डिसेबिलिटी ऐसी है कि जिसमें वो टेम्परेरी बेस पे है, थोड़ा टाइम के लिए ठीक होता है, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा डिसेबल पर्सन हो जाता है, तो जिस केस में वो ठीक होता है, जिस केस में वो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कर सकता है, जिसमें शूट लगा एप्लीकेशन कर सकता है, तो time will run against them all, but no such discharge can be given, will not run against any of them until one of them become capable। इसमें वही बात की गई है कि जब तक कि उनमें से एक पर्सन कैपेबल नहीं हो जाता गिविंग ऑफ सच डिस्चार्ज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द अदर, दूसरे की कॉन्करेंस के बेस पर, जब तक कि अंटिल द डिसेबिलिटी हैज़ कीज। ठीक है, इसमें वही बात की है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में हम पढ़ते हैं कि दिस सेक्शन इज अप्लाई टू ए डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूडिंग ए लाइबिलिटी। सॉरी, हाँ, इसमें बात कही गई है कि डिस्चार्ज वही होगा जो जिसमें कि लाइबिलिटी अराइज होती है। मतलब अगर ग्रुप ऑफ पर्सन में हमने एक पर्सन जो कि टेम्परेरी डिसेबिलिटी के बेस पर है, तो वो अदर पर्सन की लाइबिलिटी के बेस पर है कि उनके बेस पर भी वो कॉन्करेंस दे रहा है, तो इसमें लाइबिलिटी अराइज होती है कि जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में है। एक्सप्लेनेशन 2 में पढ़ते हैं हम कि अगर कोई मैनेजर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, तो उसमें एज ए हेड ऑफ ए मेंबर ऑफ द फैमिली वो मिताक्षरा लॉ के अंतर्गत कैसा माना जाएगा, कैपेबल ऑफ गिविंग डिस्चार्ज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। मतलब उसमें होल फैमिली की कॉन्करेंस की नेसेसरी जरूरी नहीं है कि वो सारे मेंबर की कॉन्करेंस ले, उसमें हेड ऑफ द मेंबर जो मैनेजर है उस अनडिवाइडेड फैमिली का, उसकी ही जो कॉन्करेंस है ले सकता है। ठीक है, 8 में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल एक्सेप्शन के बारे में, जो कि स्पेशल एक्सेप्शन को इसमें 6 एंड 7 का एक्सेप्शन माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो 6 एंड 7 में जो लीगल डिसेबिलिटी है उसमें अगर कोई राइट एनफोर्स होता है, प्रीएम्पशन का राइट, तो उसमें ये क्या है, अप्लाई नहीं करेगा, जिसमें कि 3 ईयर के लिए है।
Nothing in this section 6 and section 7 apply to a suit for enforce the right of preemption shall be deemed to have extent। मतलब 3 ईयर से अधिक का नहीं होगा जब तक कि सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी, जब तक कि उन डिसेबिलिटी, दोनों डिसेबिलिटी, अगर किसी पर्सन को एक से अधिक डिसेबिलिटी है तो वो ख़त्म ना हो जाए या वो पर्सन डेथ के द्वारा इफेक्टेड ना हो जाए, तो उस केस में इसका लिमिट मतलब जो लीगल डिसेबिलिटी हमें 6 एंड 7 में बताई गई है, तो उनका स्पेशल एक्सेप्शन है कि प्रीएम्पशन का राइट है ना, जो हम 3 इसमें पीरियड भी दिया गया है कि 3 ईयर के लिए उसका एन्जॉयमेंट ले सकते हैं, लेकिन जब तक कि वो डिसेबिलिटी का कीज नहीं हो जाए, कीजमेंट नहीं हो जाए। ठीक है, सेक्शन 9 में हम पढ़ने वाले हैं कि कंटिन्यूइंग रनिंग ऑफ टाइम व्हेन वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट ए सूट एंड मेक एन एप्लीकेशन टू स्टॉप इट। ये भी एक एक्सेप्शन का प्रोविज़न ही है, क्योंकि अगर एक बार टाइम शुरू होने के बाद में कोई भी बाद की डिसेबिलिटी या इनएबिलिटी जो सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए रोक नहीं सकती, लेकिन हमें 6 और 7 में बताया गया है कि उस पीरियड के लिए जब वो डिसेबल है तो उस केस में उस कंडीशन को रोक दिया जाएगा। ठीक है, 9 में हमें बताया कि कंटिन्यूइंग रनिंग चलता रहेगा। तो इस केस में हमें आगे क्या प्रोविज़ो बताया गया है कि अगर कोई लेटर है एडमिनिस्ट्रेटर का है, मतलब इसमें लेटर दिया है एडमिनिस्ट्रेटर का, ऑफ द स्टेट हैव बिन ग्रांटेड ऑन हिज डेब्टर, उसके डेब्टर पर दिया गया है, तो रनिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू रिकवर द डेब्ट शैल बी सस्पेंड। जो रिकवर जो डेब्ट ले रहा था तो वो सस्पेंड हो जाएगा उस पीरियड के लिए जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू रहता है। ठीक है, सेक्शन 10 में हम पढ़ने वाले हैं शूट अगेंस्ट द ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि कोई भी वाद उसके ट्रस्टी और रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में कब लाया जाएगा कि अगर इस सेक्शन में किसी बात के होते हुए जो फोरगोइंग प्रोविज़न है, कोई भी शूट अगेंस्ट एनी पर्सन जिसके फेवर में जिसके पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है जो ट्रस्ट में वेस्टेज है, तो वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं या असाइनी रखते हैं, तो जब तक कि उनको वैल्यूएबल कंसिडरेशन असाइन नहीं होगी फॉर द पर्पज़ ऑफ फॉलोइंग, मतलब जब तक कि उनके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है तो उसको प्रॉपर्टी को रखने का कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन उनको नहीं दिया जाएगा, वो प्रॉपर्टी उनके पोजीशन में रहेगी और उनको उस बार ऑफ लिमिटेशन के लिए मतलब उनको बाउंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हमने एक्सप्लेनेशन छोड़ दी, एक्सप्लेनेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ए प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ए हिंदू मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट रिलीजियन चैरिटेबल एंडोमेंट शैल बी डीम्ड टू प्रॉपर्टी वेस्टेज इन ट्रस्ट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, द मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू ट्रस्टी। इसमें वही बात की कि अगर कोई मुस्लिम, हिंदू या बुद्धिज्म में कोई फैमिली मेम्बर है, उसके पास प्रॉपर्टी वेस्टेज है, तो मैनेजर को ही लायबल माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 11 में हम पढ़ने वाले हैं कि शूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। अगर कोई शूट है, कोई वाद है जो इंस्टीट्यूट किया गया है उस टेरिटरी पर जिस पर इस एक्ट का एक्सटेंड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है किस में एंटर किया गया है, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लिमिटेशन। तो लिमिटेशन के रूल के हिसाब से ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उन पीरियड के हिसाब से। सबसेक्शन 2 में बात कही है कि नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इन फॉरेन कंट्री, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या बता दिया कि कोई भी लिमिटेशन का रूल एनफोर्स में नहीं होगा जम्मू कश्मीर या किसी फॉरेन कंट्री में जब तक कि वो डिफेंस में शूट में ना हो उस ट्रे पर जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है उसी स्टेट और फॉरेन कंट्री में, मतलब उसको डिफेंस ना मिला हो। किन बेस पर डिफेंस ना मिला हो, इसमें 2 प्रोविज़न दिए गए हैं कि जब तक कि वो रूल जो कि एक्सटेनिगस द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को जब तक कि वो रूल ख़त्म ना करता हो और यह पार्टी उस स्टेट में डोमिसाइल ना रहती हो या फॉरेन कंट्री में है, तो कोई पीरियड हमें उस लिमिटेशन रूल के अंतर्गत ना प्रेस्क्राइब किया गया हो उसके बेस पर। ठीक है, आगे हम आते हैं पार्ट 3 में, जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात की गई है, जिसमें सेक्शन 12 में एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स में बात की है। इसमें क्या बताया गया है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन एनी शूट अपील एंड एप्लीकेशन द डे फ्रॉम विच द पीरियड इज, मतलब वो पीरियड क्या है वो कट कर दिया जाएगा या एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जबकि हमने क्या है लीगल प्रोसीडिंग लगाई किसी कोर्ट में और उस प्रोसीडिंग्स के दौरान हमारा जो टाइम निकला वो पीरियड कोर्ट क्या है एक्सक्लूड कर देगा। सबसेक्शन 2 में हम इसमें बताया गया है
कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील एंड एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील एंड एज फॉर रिवीजन रिव्यू, मतलब इसमें रिवीजन रिव्यू ऑफ ए जजमेंट, मतलब हमने किसी ऑर्डर और जजमेंट के अगेंस्ट में कोई अपील लगाई है, एप्लीकेशन करी है, तो हमने कोर्ट से लीव ली है, तो या फिर उसका रिव्यू और रिवीजन किया है, तो जब तक कि उस जजमेंट की कॉपी ना मिल जाए, वाज प्रोनाउंस, जब वो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था, या रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ डिक्री सेंटेंस ऑर्डर अपील, मतलब जब तक कि वो कॉपी ना मिल जाए तो कोर्ट उसको एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। जो कि ऑर्डर रिवाइज्ड है या रिव्यूड है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे सबसेक्शन 3 में हम पढ़ते हैं कि डिक्री एंड ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम एंड साउट टू बी रिवाइज एंड रिव्यू वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर लीव टू अपील एज ए डिक्री द रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ जजमेंट शैल बी, वही बात की है, इसमें जजमेंट की कॉपी मिलने तक वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा कि हमने अगर किसी जजमेंट के अगेंस्ट में कोई डिक्री एंड ऑर्डर की अपील की है तो, या फिर रिवाइज और रिव्यू के बारे में अपील की है, तो वो अगर हम कॉपी लेते हैं तो वो टाइम पीरियड कोर्ट क्या है, एक्सक्लूड कर देगा। सबसेक्शन 4 में हम आगे पढ़ते हैं इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवॉर्ड द टाइम रिक्वेस्टेड फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ एन अवॉर्ड शैल बी एक्सक्लूड, मतलब इसमें भी वही बात की गई है कि जब तक कि हम कॉपी अवॉर्ड की लेते हैं, किसी कोर्ट ने कोई अवॉर्ड पास करा है किसी पार्टी के फेवर में, तो वो क्या है, सॉरी पार्टी के अगेंस्ट में, तो पार्टी क्या है किसी दूसरे कोर्ट में या उसके अपीलेट कोर्ट में अगर उसकी अपील करती है अवार्ड के लिए, उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए, तो उस केस में उस अवार्ड की कॉपी हमें लेनी होगी उस कोर्ट से, और वो जो कोर्ट है जिसमें कि हमने एप्लीकेशन या शूट लगाई है उस पीरियड को एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या बात कही है, इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्वेस्टेड फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर एंड एनी टाइम टेकन बाय कोर्ट टू प्रिपेयर ए डिक्री एंड ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर ए कॉपी शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड, मतलब इसमें अलग बात कही गई है कि अगर हमें कोई टाइम रिक्वेस्टेड है, हमें टाइम दिया गया है कि आप इसके अंतर्गत कोई कॉपी और डिक्री इसमें डिक्री की कोई कॉपी ले सकते हो, हमें टाइम पीरियड बताया गया है, तो डिक्री की या ऑर्डर की किसी कोर्ट से आप कॉपी ले सकते हो और वो प्रिपेयर की गई है डिक्री एंड ऑर्डर, तो वो कॉपी लेने के समय में वो एक्सक्लूड नहीं होगा, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 13 में हम पढ़ते हैं एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू शू एंड अपील एज ए प्रॉपर इज अप्लाइड फॉर, तो इसमें क्या बताया गया है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर एनी शूट एंड अपील इन एनी केस एंड वेयर एन एप्लीकेशन एंड लीव टू शू एज अपील एज ए प्रॉपर हैज़ बीन मेड, अगर प्रॉपर के रूप में हमने कोई अपील एंड एप्लीकेशन शू एंड अपील करी है जिसमें कि क्या है, एज ए प्रॉपर एज दैट वन पर्सन who is not capable to make any shoot and application into the court as an poor man, ठीक है, at the time during which the applicant has been prosecuting in good faith, उस टाइम उसने गुड फेथ में क्या करी थी, एप्लीकेशन करी थी, तो वो पीरियड क्या है, एक्सक्लूड हो जाएगा जिस कोर्ट में उसने लगाई है। लेकिन अगर वो कोर्ट फीस को पेमेंट करता है तो उस शूट एंड अपील को वही माना जाएगा, मतलब उसने क्या है शूट और एप्लीकेशन अपील करी प्रॉपर के रूप में और उसकी रिजेक्ट हो गई, और उस टाइम पर उसने प्रोसिक्यूट किया गुड फेथ में उसी कोर्ट में जहाँ पर एक्सक्लूड हुआ था और कोर्ट की फीस पेमेंट करी, तो वो उसी शूट और अपील को माना जाएगा जो कि पहले से उस कोर्ट में फोर्स में है या इफेक्ट में है, तो फर्स्ट इंस्टेंस पर तो उसी कोर्ट में उसकी वही शूट और अपील मानी जाएगी, ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट या जुरिडिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेक्शन 13 में हम पढ़ते हैं सेक्शन 14 में हम पढ़ेंगे एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइडली इन कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन, मतलब जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में वो पार्ट नहीं आता है, अगर वो आता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन एनी शूट द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज़ बिन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंसी इन अनदर सिविल प्रोसीडिंग, मतलब किसी कोर्ट में अगर हम कोई प्रोसीडिंग्स करवाते हैं, किसी कोर्ट में हम कोई शूट एंड एप्लीकेशन लगाते हैं और ड्यू डिलिजेंसी से हम किसी दूसरे सिविल प्रोसीडिंग्स में कर देते हैं उस कोर्ट में, फर्स्ट इंस्टेंस वाले कोर्ट में, जो हमें सिविल प्रोसीडिंग करनी थी ना वो हमने करी नहीं, किस केस में, अपील में और रिवीजन में डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, तो वो क्या है, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, और जो प्रोसीडिंग उस मैटर पर थी, प्रोसीडिंग एंड द रिलेटेड टू सेम इशू एंड प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ, अगर उस कोर्ट में गुड फेथ में की गई तो उसके
कोर्ट की जुरिडिक्शन को डिफेक्ट में मानते हुए कोई दूसरा नेचर मानते हुए वो पीरियड कोर्ट क्या है एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, आगे सबसेक्शन 2 में हम पढ़ते हैं इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंसी अनदर सिविल प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। इसमें वही बात की गई है, अगर वो ड्यू डिलिजेंसी से कोई अनदर सिविल प्रोसीडिंग लाता है लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस के कोर्ट में जिसमें अपील रिवीजन और उसी पार्टी के अगेंस्ट में और सेम रिलीफ में। फर्स्ट में क्या बात कही गई थी, फर्स्ट में कहा गया था कि उसने इसमें बात की गई थी कि अगर उसने ड्यू डिलिजेंसी सिविल प्रोसीडिंग करी है फर्स्ट इंस्टेंस के कोर्ट में अपील और रिवीजन में और सेम पार्टी के अगेंस्ट में, इसमें हमने 2 में पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन या अदर कोज में। तो हमें ये कीवर्ड्स याद होना चाहिए। इसमें डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन में था लेकिन उसने गुड फेथ में उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कर दिया था वो शूट और एप्लीकेशन। ठीक है, और इसमें क्या करा था कि इसमें सेम पार्टी के अगेंस्ट में और सेम रिलीफ के लिए करा है उसने, तो वो प्रोसीडिंग उसी कोर्ट में मान ली जाएगी जो प्रोसीडिंग उसने पहले की थी, मतलब जो शूट और एप्लीकेशन उसने पहले लगाई थी वही मान ली जाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसमें सबसेक्शन 3 जिसमें क्या बताया गया है, नथिंग विथ एनीथिंग कंटेन इन रूल 2। जो रूल 2 कौन सा ऑर्डर है, इसमें बताया गया है ऑर्डर 23 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड रूल 2 में जो बताया जो प्रोविज़न कंटेन किया गया है, फ्रेश शूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा किस बेस पर, जब परमिशन ग्रांट होगी कोर्ट के द्वारा ऑर्डर फर्स्ट में। ठीक है, जो परमिशन ग्रांट होगी, जो शूट है ना, अगर फेल हो जाती है, किस बेस पर फेल हो जाती है, डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन एंड अदर कोज। इसमें बताया है डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन एंड अदर कोज। ठीक है, तो उस केस में क्या है, वो फ्रेश शूट ला सकता है। सबसेक्शन 3 में हमें ये बात कही गई है। इसके एक्सप्लेनेशन में हमें क्या बताया गया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द फॉर्मर सिविल प्रोसीडिंग वाज पेंडिंग, द डे ऑन विच द प्रोसीडिंग वाज इंस्टीट्यूट एंड द डे ऑन विच इट वाज एंडेड बोथ वाज काउंटेड। मतलब इसमें ये है कि जो सिविल प्रोसीडिंग हमने जिस कोर्ट में लगाई थी, अगर वो पेंडिंग है, जिस डेट पर हमने उसको लगाई वो और जिस डेट पर वो एंड हुई वो काउंटेड हो जाएंगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसके सेक्शन 15 में। हमने 2 प्रोविज़न छोड़ दिए। इसमें बी प्रोविज़न में बात की गई है कि प्लेंटिफ एंड एप्लीकेंट रेसिस्ट एन एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू प्रोसिक्यूटिंग ए प्रोसीडिंग्स। मतलब अगर वो रेसिस्ट करते हैं, मतलब वो उस अपील में उस प्रोसीडिंग्स को प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो उस केस में भी वो प्रोसीडिंग्स क्या है, डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन मान ली जाएगी। या फिर अगर कोई मिसजॉइंडर होता है इसमें पार्टीज़ का। ठीक है, इसमें पार्टीज़ का मिसजॉइंडर बताया है, मिसजॉइंडर ऑफ द पार्टीज एंड अदर कोज ऑफ सेक्शन एक्शन एंड शैल बी डीम टू है कोज ऑफ लाइकली नेचर, डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं 15 के एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन एनी शूट ऑन ओवर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री द इंस्टीट्यूशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज़ बीन स्टे। मतलब अगर कोई क्या है कि पीरियड को कंप्यूट कैसे किया जाएगा, अगर हम कोई शूट एंड एप्लीकेशन लगाते हैं डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए, तो अगर वो स्टे की है, हमने किस बेस पे स्टे की है, अगर वहाँ पे कोई इंजंक्शन है या ऑर्डर है, जिस टाइम पर वो इंजंक्शन या ऑर्डर शुरू हुआ तो उस डेट पर क्या है, हमने उस टाइम पीरियड के लिए उसको विड्रॉ कर लिया है, तो वो टाइम पीरियड हमारा क्या है, एक्सक्लूड हो जाएगा। सबसेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी शूट फॉर विच द नोटिस हैज़ बिन गिवन। अगर किसी पार्टी को नोटिस दिया गया, ठीक है, नोटिस दिया गया, तो उस केस में भी जो प्रीवियस कंसेंट है या सैंक्शन है गवर्नमेंट की या अदर अथॉरिटी की जो रिक्वायर्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट के बेस पर जब पीरियड ऑफ नोटिस है या टाइम रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट, तो वो जो टाइम हमने कंसेंट या सैंक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट का लिया है या नोटिस के लिए जो लिया है, तो वो टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड करवा लेंगे कोर्ट से। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में हमें बात की गई है कि इन एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट एंड सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अदर अथॉरिटी एट द डेट विच द एप्लीकेशन वाज फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट एंड सैंक्शन द डेट ऑन। इसमें रिसिप्ट की बात की गई है कि उस जो गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी के द्वारा क्या है, एक रिसिप्ट दी जाएगी उस ऑर्डर की। ठीक है, तो इसमें आगे सबसेक्शन 3 में बात की गई है
कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर शूट एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री बाय एनी रिसीवर एंड इंटरिम रिसीवर, इसमें रिसीवर और इंटरिम रिसीवर के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। तो जिस पीरियड के दौरान हम रिसीवर इंटरिम रिसीवर को अपॉइंट करते हैं जो एडजुडिकेशन करता है उन पर्सन को जो इंसॉल्वेंट हैं उन डिस्प्यूट के कारण, तो उस केस में क्या है, जिस डेट पर वो शूट इंस्टीट्यूट हुई, द पीरियड बिगेन विद द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो जो प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई और जो एंड हुई उस डेट पर जो एक्सपायर हुई, जो कि 3 मंथ्स होगा डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट, मतलब थर्ड मंथ पे हमने वो रिसीवर और लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट करा है उसका, तो उस पीरियड को हम एक्सक्लूड करवा लेंगे। ठीक है। फोर्थ सबसेक्शन में हमने बात कही है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए शूट फॉर पोजेशन ऑफ ए परचेजर एंड एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन, अगर कोई परचेजर है जिसके बेस पर सेल हुआ है, जिसके पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी आई है उस डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, तो जिस पीरियड के दौरान तो वो उस सेल को क्या है सेट असाइड करता है उस प्रोसिक्यूशन में, तो वो प्रोसिक्यूशन क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ में हम पढ़ते हैं कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कब किया जाएगा लिमिटेशन का पीरियड कंप्यूट, जबकि डिफेंडेंट एब्सेंट होता है इंडिया से या फॉरेन कंट्री पर रहता है या ऐसी टेरिटरी पर जहां पर इंडिया के आउटसाइड है, तो उस केस में गवर्नमेंट जिस बेस पर वो प्रोसीडिंग चल रही है तो उस पीरियड को क्या है गवर्नमेंट एक्सक्लूड करवा देगी। ठीक है। 16 में हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ डेथ एंड बिफोर द एक्यूरल ऑफ द राइट टू शू, इसमें फर्स्ट प्रोविजन दिया गया है वेयर ए पर्सन हु वुड इफ he were living have a right to institute a suit and make an application dies after the right accrues, where the right to institute a suit make an application accrues only on the death of the person and the period of limitation shall be computed from the date when the legal representative of the deceased capable of it, मतलब इसमें ये बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि शूट और इंस्टीट्यूट करता है लेकिन उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसका राइट एक्वायर होता है, तो उसके राइट एक्वायर होने पर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कैपेबल हो जाता है कि वो शूट और एप्लीकेशन कर सके। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं सबसेक्शन 2 में, जिसमें कि वही पर्सन उस पर्सन के अगेंस्ट में हो रही है वो क्या नाम है प्रोसीडिंग्स, एनी पर्सन अगेंस्ट हुम, तो जो कि लिविंग जिंदा है वो पर्सन और वो इंस्टीट्यूट करता है शूट और एप्लीकेशन को, और वो अगर उसका राइट एक्वायर होता है, कब एक्वायर होता है, जब उसका राइट एक्वायर होता है ना तो उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी क्या है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द डिकीज वो एप्लीकेशन कर सकते हैं और शूट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ये बताया गया है। सबसेक्शन 3 में बात की गई है, लेकिन जो सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 की बात है ना, जो कि एनफोर्स करती है राइट को, प्रीएम्पशन के राइट को एनफोर्स नहीं करती है, जिसमें हेरिडेटरी ऑफिस पर या फिर कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन उस व्यक्ति को मिला है राइट को एनफोर्स करने के लिए, तो प्रीएम्पशन के राइट पर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होता है। आगे आते हैं सेक्शन 17 में, जिसमें इफेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिस्टेक के बारे में बात की गई है। where in case of any shoot an application for which a period of limitation is prescribed by this act, मतलब अगर कोई शूट एंड एप्लीकेशन है जो लिमिटेशन पीरियड इसमें प्रेस्क्राइब किया गया है, अगर कोई शूट एंड एप्लीकेशन इस बेस पे की गई है कि उसमें डिफेंडेंट का या उसके रेस्पोंडेंट का या एजेंट का फ्रॉड है या फिर नॉलेज है इस राइट्स का कि वो जो फाउंडेड है वो जो फ्रॉड उसने करा है वो कंसीलमेंट के द्वारा करा है, उससे फैक्ट छुपाए हैं, किससे, प्लेंटिफ से कंसील करा है और फ्रॉड के द्वारा, जो कि इसमें बताया है सबसे क्लॉज सी में बात की गई है कि शूट एंड एप्लीकेशन किसी रिलीफ के लिए किया गया है जिसमें मिस्टेक के कॉन्सिक्वेंस हुए हैं। ठीक है। डी क्लॉज में बताया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि आवश्यक है, नेसेसरी है और प्लेंटिफ का वो राइट है एप्लीकेंट का और फ्रैंडुलेंटली उसको कंसील किया गया है उस पर्सन से, ठीक है, तो उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस टाइम तक शुरू नहीं होगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बी बिगेन टू रन अंटिल द प्लेंटिफ एंड एप्लीकेंट हैज़ बिन, जब तक कि एप्लीकेंट और प्लेंटिफ को वो फ्रॉड डिस्कवर ना किया गया हो या मिस्टेक डिस्कवर नहीं किया गया हो, रीजनेबल डिलिजेंसी में उसको डिस्कवर नहीं किया गया है,
और जो डॉक्यूमेंट्स है जो कि प्लेंटिफ और एप्लीकेंट के पास होने चाहिए वो उस कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किए गए हों, जब तक ये उस प्लेंटिफ और एप्लीकेंट की नॉलेज में ये नहीं आए कि इस पर्सन ने उसके साथ फ्रॉड किया है, तब तक ये लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं होता है। इसमें प्रोविजन में क्या बताया गया है कि प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल enable any suit to institute an application to be made to recover and enforce मतलब जब तक कि वो शूट एन एप्लीकेशन नहीं की जाएगी, जब तक कि वो रिकवर ना हो, एनफोर्स ना करे चार्ज को जो उसके अगेंस्ट में ना हो। मतलब इसमें है कि वो जो अनेबल करता है, अगर कोई शूट करता है, एप्लीकेशन करता है, अगर वो रिकवर करने के लिए है अपने कोई भी जो उसने चार्जेस दिए थे किसी को, या उसको एनफोर्स करने के लिए, या फिर किसी भी ट्रांजेक्शन को सेट असाइड करने के लिए, तो वो जो फ्रॉड उसके अगेंस्ट में किया गया है, अगर वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए किया गया है, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में फ्रॉड है वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन के केस में किया गया है, और पर्सन हु वाज नॉट ए पार्टी टू द फ्रॉड, लेकिन वो पार्टी नहीं है फ्रॉड की, एंड डिड नॉट एट द टाइम द परचेज नो, और परचेजर उस टाइम जानता नहीं था कि वो उसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी रखता है और उसके साथ फ्रॉड किया गया है। इसमें बताया गया है कि उसके पोजेशन में द पार्टी टू द फ्रॉड डिड नॉट एट द टाइम द परचेजर नो हैज़ रीजन टू बिलीव, उसको विश्वास नहीं था कि उसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है। ठीक है। सेकंड केस में क्या है कि अगर कोई मिस्टेक का केस है जिसमें कि परचेज हुआ है वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, वही बात बताई गई है, तो जिस ट्रांजैक्शन जिसमें मिस्टेक की गई है वो जानता ही नहीं था कि उसके साथ में वो मिस्टेक हुई है, तो उस केस में भी लिमिटेशन टाइम पीरियड शुरू नहीं होगा। ठीक है। थर्ड केस में बताया गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट को कंसील किया गया है, तो जो परचेजर खरीदार करने वाला है जो वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, तो वो व्यक्ति पार्टी ही नहीं था कंसीलमेंट का, और जानता नहीं था कि वो परचेजर कि उसके अगेंस्ट में कोई डॉक्यूमेंट कंसील हुआ है, तो उस केस में भी लिमिटेशन टाइम पीरियड क्या ना स्टार्ट नहीं होगा। इसमें बताया गया सबसेक्शन 2 में बात की गई है, अगर कोई जजमेंट डेब्टर है जो कि फ्रॉड के द्वारा या फोर्स के द्वारा या प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री एंड ऑर्डर के, मतलब डिक्री और ऑर्डर का एग्जीक्यूशन को रोकता है, तो विथिन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन के पीरियड के दौरान ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट क्रेडिटर, तो जजमेंट क्रेडिटर की एप्लीकेशन पर जो एक्सपायर पीरियड हुआ है, मतलब उस पर्सन की नॉलेज में नहीं है, उसने फ्रॉड और फोर्स करा या फिर डिक्री एंड ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करने से रोका, तो जजमेंट क्रेडिटर की एप्लीकेशन पर जो पीरियड एक्सपायर हुआ है, वो जो पीरियड एग्जीक्यूशन तो उसमें क्या है कि 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्कवर, तो उसको कोर्ट क्या है उस एप्लीकेशन को करने के लिए 1 साल का पीरियड देती है जिसमें कि वो फ्रॉड डिस्कवर होता है।